नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं जेपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस डिस्कशन एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि पेपर 1 जो हिंदी और अंग्रेजी का है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारी बातें मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जेपीएससी मेंस सिलेबस डिस्कशन नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पेपर 3 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 3 में सोशल साइंस है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, कितना प्रश्न लिखना होता है, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी प्री या फिर जेपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी जानकारियां दिख रही है कि हमारे मेंस के बैच में क्या क्या चीजें दी जाएंगी। सिलेबस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स होंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स होंगे, संभावित प्रश्नों के भी अभ्यास होंगे, बहुत सारे प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे अभ्यास करने के लिए। हर लेक्चर पर आधारित होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको हमारे मेंस बैच में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है, आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास ऑफिशियल नंबर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सिलेबस डिस्कशन। तो दोस्तों, पेपर 3 जो जीएस का पहला पेपर है, पेपर 2 तो लैंग्वेज पेपर है जो ऑप्शनल है, जो सभी लोग अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करेंगे। पेपर 3 से शुरू होता है जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी का पहला पेपर है सोशल साइंस। ठीक है, पूरे मुख्य परीक्षा का यह तीसरा पेपर है और जनरल स्टडी का पहला पेपर है। इसके अंदर आपको इतिहास, भूगोल और झारखंड का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले जेपीएससी में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इतिहास का खंड है और भूगोल का खंड है। इतिहास के खंड में ही झारखंड का इतिहास भी शामिल है। आप लोगों को इसमें भी जैसे इतिहास का खंड में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और भूगोल के खंड में भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स का इतिहास का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का भूगोल का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 200 नंबर का जो यह पेपर है इसमें 160 नंबर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको उत्तर लेखन करना है। प्रत्येक प्रश्न जिसका उत्तर आपको लिखना है वो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 40 मार्क्स का अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है आपको डिस्क्रिप्टिव में तो उसका उत्तर कम से कम 380 से 420 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग औसतन मान लो कि 400 वर्ड में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है,
हम लोग सिलेबस देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कितने प्रश्न होंगे और कितने प्रश्न आपको लिखने होंगे। जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आप लोग कर लोगे। आप लोग अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपका ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न बन जाएगा, है ना। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, जो आपको लिखना है, उसके लिए आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आपको अध्ययन करनी होगी। दोस्तों, जो इतिहास का खंड है इसमें भारत का इतिहास भी है, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और साथ ही साथ झारखंड का इतिहास भी इंक्लूड है। और जो भूगोल का खंड है उसमें भौतिक भूगोल भी इंक्लूड है। अगर आप पीटी का सिलेबस देखोगे ना तो वहां पर भौतिक भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, वहां पर केवल भारत का भूगोल पढ़ना है। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको भौतिक भूगोल भी पढ़ना है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं भूगोल में, वो भौतिक भूगोल से भी हो सकते हैं। यानी कि केवल पीटी में जो आपने पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, है ना। उसमें कुछ प्रश्न भौतिक भूगोल के भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, आप लोग ने यह समझ लिया कि 20 नंबर का इतिहास का ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का भूगोल का ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, है ना। 10 क्वेश्चन भूगोल का, 10 क्वेश्चन इतिहास का। और आपने यह भी समझ लिया कि आपको कुल 160 नंबर का डिस्क्रिप्टिव लिखना है, जिसमें आपको 2 प्रश्न इतिहास के लिखने हैं 40-40 80 नंबर के, है ना, और 2 प्रश्न आपको भूगोल के लिखने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सिलेबस को। यहां पर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, कुल अंक 200 हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 2 पृथक खंड में होंगे, इसमें इतिहास और दूसरा भूगोल होगा, दोनों 100-100 अंक का होगा, है ना। इसमें यह बोला जा रहा है कि उम्मीदवारों को एक अनिवार्य और 2 ऐच्छिक प्रश्न प्रत्येक खंड से, अर्थात कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अनिवार्य वाला में हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ऐच्छिक वाला में हो गया डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो सबको बनाना ही है, डिस्क्रिप्टिव में ऐच्छिक होगा, मतलब जितने प्रश्न दिए रहेंगे सभी नहीं बनाने होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करके बनाने होंगे। आइए देखते हैं। प्रत्येक खंड में अनिवार्य प्रश्न से संबंधित खंड के पूरे पाठ्यक्रम को आवृत करते हुए 10 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब इतिहास में भी 10, भूगोल में भी 10, प्रत्येक 2 अंक का होगा, यह आपने समझ लिया है। इसके अतिरिक्त इतिहास और भूगोल खंड में से प्रत्येक से 4 ऐच्छिक प्रश्न होंगे, ठीक है। इतिहास और भूगोल दोनों से प्रत्येक के 4 पृथक उपखंड है, 1 प्रश्न प्रत्येक उपखंड से होंगे, ठीक है। इस तरह कुल 4 ऐच्छिक प्रश्न दोनों विशिष्ट खंड इतिहास और भूगोल में से प्रत्येक में से होंगे, जिसमें उम्मीदवार को सिर्फ 2 प्रश्न, मतलब इतिहास में 4 प्रश्न आपको दिया जाएगा और भूगोल में 4 प्रश्न आपको दिया जाएगा, ठीक है। उन 4 प्रश्नों में से, इतिहास के 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं और भूगोल के 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। क्लियर है सबका? ये चीज। अब आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रत्येक प्रश्न 40 मार्क्स के हैं, तो 400 शब्दों में आपको उसको लिखना होगा। अब आइए जानते हैं सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास का देख लेते हैं, 100 अंक का है, और इसमें प्राचीन काल का जो इतिहास है ना, इसमें देखिए एक एक करके। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उसका पुरातत्व, मतलब उसका जो प्रमाण वगैरह मिला है उसको जानना है, उसको पढ़ना है। उसका विस्तार कहां से कहां तक है, साहित्यिक कार्य उसमें क्या क्या हुए थे, मुख्य लक्षण, ये सारी चीजें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। उसके बाद है आर्यों की उत्पत्ति, है ना, भारत में आर्यों की उत्पत्ति के बारे में आपको जानना है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वैदिक साहित्य की पुरातनता और स्तरीकरण, वैदिक साहित्य के बारे में जानना है। उसके अलावा देखो पूर्व यानी कि ऋग वैदिक काल के दौर में समाज कैसा था,
अर्थव्यवस्था कैसा था और धर्म कैसा था, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखो लिच्छवी और गणतंत्रात्मक गठन, लिच्छवी के बारे में पढ़ना है, लिच्छवी साम्राज्य हुआ करता था, और गणतंत्रात्मक गठन उसका किस प्रकार से हुआ था, इसको जानना है। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो जो भी मगध साम्राज्य के जो उद्भव हुए हैं, जैसे हर्यक वंश से हुए हैं, उससे पहले भी कहा जाता है कि उससे पहले ही उद्भव हो गया था। फिर बाद में आपका मौर्य साम्राज्य वगैरह आता है, शिशुनाग वंश वगैरह तो आता ही है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो मौर्य साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, कलिंग युद्ध, इसका प्रभाव, अशोक का जो धम्म नीति था, है ना, उसके बाद विदेश नीति, कला और स्थापत्य का मौर्य काल के दौरान विकास। ध्यान से समझिएगा, मौर्य साम्राज्य का विस्तार आपको पढ़ना है, कलिंग युद्ध और इसका प्रभाव, अशोक का धम्म, विदेश नीति, कला और स्थापत्य का मौर्य काल के दौरान जो विकास हुआ था उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद है कुषाण। कुषाण में देखो कनिष्क के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। कुषाण काल में साम्राज्य का विस्तार, कनिष्क साम्राज्य का विस्तार, उसकी धार्मिक नीति, कुषाण काल के दौरान कला किस प्रकार से विकसित हुई, गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य, कला तथा स्थापत्य का विकास। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, इधर उधर नहीं जाना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बहुत ही सटीक तरीके से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, इधर उधर भटकना बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी किताब में लिखा हुआ सब पढ़ते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। सिलेबस में जो चीजें लिखी हुई है उसको आपको सेलेक्ट कर करके पढ़ना है। गुप्त काल में देखो इतिहास में क्या पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य, कला तथा स्थापत्य का विकास, ये सारी चीजें आपको गुप्त काल में पढ़ना है। हर्षवर्धन काल, इसमें उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक, उसके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां किस प्रकार से, हर्षवर्धन काल के बारे में ये सारी बातें आपको जाननी है। चोल काल के बारे में देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियां किस प्रकार से होती थी, चोल प्रशासन किस प्रकार काम करता था, उसका कला, उसका साहित्य, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी आपको पढ़ना है। तो ये था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में ये सिलेबस आपको कवर करना है। इसके बाद आइए मध्यकाल। मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना, कब हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें आपको जाननी है कि जो आक्रमण हुआ था, कौन कौन आक्रमण हुआ था, जो अरबी आक्रमण था। उसके बाद देखो गजनवी का भारत पर आक्रमण, है ना, गजनवी भारत पर कब आक्रमण किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें जाननी है। दिल्ली सल्तनत पढ़ना आपको, जिसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, पूरा दिल्ली सल्तनत आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आपको दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति। ठीक है, मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत में दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति और अन्य सैन्य सुधार। समझे, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार नीति लाया गया था ना, उसके बारे में जानना है और उसका सैन्य सुधार पढ़ना है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीतियां, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीतियां, यही दो चीज आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। पूरा दिल्ली सल्तनत आपको मेंस में नहीं पढ़ना, पीटी में पढ़ना है, लेकिन मेंस में पूरा दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक ही पढ़ना है। उसके बाद आइए भारत पर मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था, किसके समय हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, है ना, ये सारी चीजें हम लोग जाने, क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा। धार्मिक आंदोलन,
धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है दो चीज, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। ठीक है, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन धार्मिक आंदोलन के अंदर पढ़ना है। उसके बाद देखो मध्यकाल में और पढ़ना है आपको नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ, भारतीय इस्लामिक स्थापत्य, हिंदी और उर्दू भाषाओं का विकास। फिर है मुगल में, देखिए क्या क्या जानना आपको, मुगल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो 1526 में हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जानना है। शेरशाह सूरी की उपलब्धियां, शेरशाह सूरी का जो टाइम रहा यहाँ पर जब वो राजा था दिल्ली का, उस समय वो क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से हुआ, अकबर के अधीन जागीरदारी और मनसबदारी प्रणालियों की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में जानना है। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीतियां पढ़नी है आप लोगों को। औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीतियां, मतलब अकबर की भी धार्मिक और राजपूत नीतियां पढ़नी है जो थोड़ा उदार किस्म का था, और औरंगजेब जो थोड़ा कट्टर किस्म का था। ठीक है, उसके बाद मुगल स्थापत्य और चित्रकारी, मुगल काल के दौरान आर्थिक दशाएं, ये सारी चीजें जाननी है। मराठों का उदय, उसके बाद मध्यकाल में आपको मराठों का उदय पढ़ना है, जिसमें मुख्यतः शिवाजी की उपलब्धियां और उत्तर की ओर मराठों का विस्तार और उसका पतन पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार से उत्तर की तरफ मराठों का विस्तार हुआ, बाद में उसका पतन हो गया। तो ये था मध्यकाल का सिलेबस। अब आधुनिक भारत का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें क्या क्या जानना है, इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है आपको। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो केवल आधुनिक पढ़ के जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से आ ही जाता है, तो एक प्रश्न यहाँ से पकड़ा जाता है। तो आधुनिक काल में आपको यूरोपीय बस्तियों की प्रारंभ, ईस्ट इंडिया, मतलब यूरोपीय बस्ती का प्रारंभ कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास, ब्रिटिश शक्ति का भारत में सुदृढ़ीकरण, किस प्रकार से ब्रिटिश शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई भारत में, बंगाल पर जब उसने दीवानी राइट हासिल कर ली उसके बाद, है ना। प्लासी और बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद से ही तो भारत में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होने लग गया था प्रत्यक्ष रूप से। मैसूर पर नियंत्रण, मैसूर पर कैसे अंग्रेजों ने नियंत्रण किया टीपू सुल्तान और हैदर अली को, हैदर अली की मृत्यु के बाद, है ना। व्यापकतम का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, राज संपत्ति का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूरोपीय बस्तियों के प्रारंभ में, है ना। दूसरा है औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध। अब देखो, जब औपनिवेशिक शासन बहुत ज्यादा शोषण करने लग गया ना, तो उसका प्रतिरोध भी शुरू हो गया भारत में। तो औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध जानना है आपको, जिसमें खासकर किसान आंदोलन हो गया, जनजातीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है, तो किस प्रकार से कनेक्ट करके कैसे अंग्रेजों का शोषणकारी नीतियां भारत में काम करने लगी, उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा और लोग उसके खिलाफ होने लग गए, तब जाकर के औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध पैदा होने लगा। कई किसान आंदोलन हुए, कैसे कई जनजातीय विद्रोह हुए, सांस्कृतिक पुनर्जागरण होना शुरू हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर देखो, हिंदू समुदाय में समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, हिंदू समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, खासकर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और भारत का थियोसोफिकल समाज, ये 5 पढ़ना है आपको। ऐसे तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर और भी कई संगठन बने थे, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है वह है आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और भारत का थियोसोफिकल समाज। ठीक है, ये किस प्रकार से किसने इसकी स्थापना करी थी, साथ ही साथ इसने क्या क्या काम किया और इसके क्या प्रभाव पड़े, भारत के पुनर्जागरण में इसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, धार्मिक जो अंधविश्वास वगैरह चल रहा था उसको खत्म करने में, उसको कम करने में इनकी क्या भूमिका रही हिंदू समुदाय में, समाज सुधार आंदोलन। उसी तरह से मुस्लिम समुदाय में भी समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसमें बहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको मुस्लिम समुदाय में समाज सुधार आंदोलन पढ़ना है।
महिलाओं की स्थिति में उठाव हेतु, मतलब महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो संघर्ष होते हैं, जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, उसके बाद विधवा विवाह एक्ट आया, उसके बाद सम्मति उम्र एक्ट आया, महिला शिक्षा पर बल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद आगे देखो, ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन, जिसमें अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा, बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में कि क्या था अस्थाई बंदोबस्ती, जिसको जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, क्या था रैयतवाड़ी और क्या था महालवाड़ी, तीनों में क्या डिफरेंस था, है ना। और ये जो राजस्व की नीतियां थी, इसने किसानों को किस प्रकार से प्रभावित किया, ठीक है, किसानों की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो ये सारी चीजें आपको ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व जो प्रशासन हुआ था उसमें आपको जानना है। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, देखो 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है, जिसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, उदारवादी और अतिवादी, मतलब उदारवादी और उग्रवादी, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 के आसपास हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय में। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आ जाओ महात्मा गांधी और जन आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी और जन आंदोलन यहां पर आपको जानना है, जिसमें असहयोग आंदोलन, यहां सहयोग लिखा गया है असहयोग होगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीन आंदोलन महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी की जन आंदोलन में। ये तीनों आंदोलन के बारे में जानना है। भारत का विभाजन, इसका परिणाम, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका क्या परिणाम पड़ा भविष्य में, और आज तक इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत देसी राज्यों का, मतलब भारत के जो देसी राज्य थे बहुत सारे जो भारत में विलय हुए, राज्यों का भाषाई अनुमोदन, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ, उसके बाद कई राज्य इस प्रकार से बने। नेहरू और इंदिरा गांधी के अधीन गुट निरपेक्ष नीति, है ना, ये जानना है आपको, जो आपको स्वतंत्रता के बाद की चीजें हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता, इसमें से तो सवाल भी पूछा गया था पिछले साल, पिछला जो जेपीएससी हुआ था बांग्लादेश की स्वतंत्रता में से एक सवाल भी पूछा गया था, वो भी आपको हम डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इतिहास के खंड में झारखंड का इतिहास भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको देख रहे हैं आप लोग की आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासी की जो सरना संस्कृति है इसको जानना है, ठीक है दोस्तों। फिर सदान की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन। सदान जानते हैं, गैर आदिवासी बोलते हैं सदान, सदान भाषा क्या हो गया, जो गैर आदिवासी भाषा सदान भाषा हो गया। तो सदान की संकल्पना क्या है और नागपुरिया भाषा का प्रकटन किस प्रकार से झारखंड में हुआ है, इसको जानेंगे। झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, ठीक है, जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे ये आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना ही है और मुख्य परीक्षा में भी जनजातीय विद्रोह आपको पढ़ना है कि जनजातीय विद्रोह जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ, उसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या जिस उद्देश्य से वो विद्रोह हुआ था क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, उस विद्रोह के कारण क्या थे, ये सारी चीजें आपको जाननी होती है। फिर बिरसा आंदोलन को स्पष्ट तौर पर लिख दिया अलग से, तो बिरसा आंदोलन आपको विस्तार से पढ़ना है। टाना भगत आंदोलन भी आपको पढ़ना है और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का जो भी इफेक्ट था, किस प्रकार से झारखंड के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, इसको भी आपको जानना है। तो ये आपने देखा भारतीय इतिहास और झारखंड के इतिहास का सिलेबस, जो कि आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, 100 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40-40 नंबर का 2 प्रश्न आपको बनाना होगा इतिहास के खंड में।
80 मार्क्स का ये हो गया। अब आइए भूगोल जानते हैं। ये आपको सिलेबस हम शेयर कर देंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को डिटेल में तो सारा चीज बताया ही जाएगा। अब आइए भूगोल में। तो भूगोल में आपको मैंने अभी बताया कि भौतिक भूगोल जो है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में केवल आपको भारतीय भूगोल पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में आपको भौतिक भूगोल भी पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल में खासकर देख लो, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ठीक है, पृथ्वी का अंतराल, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, ठीक है। भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक ये हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी का अंतराल, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। फिर है आपका देखो चट्टानों, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं और हर प्रकार की क्या विशेषताएं होती है, जलीय, हिमानी, शुष्क और चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विशेषताएं, ठीक है। आप लोग को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको। इसका सिलेबस इतना लंबा है, आपका बहुत सारे पीसीएस होते हैं, लेकिन जीएस का सिलेबस खासकर झारखंड पीसीएस का बहुत लंबा है, तो उतना आपको घबराना नहीं है। लिखना आपको कम है, सिलेक्टिव लिखना है, बट आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर करके जाना है, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम टॉपिक कवर करके जाएंगे तब वहां पर जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई ना कोई तो जरूर आता रहेगा, ठीक है। जैसे पेपर 1 में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 8 प्रश्न में आप 4 प्रश्न अच्छे से जरूर लिख सकते हैं, 4 से अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से आप कौन से प्रश्न को लिख सकते हैं उसी प्रश्न को आप सेलेक्ट कीजिएगा ना। तो मुख्य परीक्षा जो होता है ना, वो एक पेशेंस वाला कहानी होता है। आपको पढ़ने में भी, सिलेबस को जानने में भी और सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट को पढ़ने में भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उत्तर लेखन से बिल्कुल भी मत घबराइए, वो आपकी एक पुरानी कला है जो बीच में गुम हो गई है, उसको वापस से लाना है। ऐसा नहीं कि आप उत्तर लेखन पहली बार करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते करते लोग भूल जाते हैं कि हमें उत्तर लेखन भी आता था, ठीक है। जो लोग खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 11-12 में बहुत अच्छे से उत्तर लिखे होंगे, ग्रेजुएशन में उत्तर लिखे होंगे, ग्रेजुएशन में तो उतने अच्छे से लिखे, 11-12 में बहुत अच्छे से लिखे होंगे। बाकी सभी स्टूडेंट 10th पास करने के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे तरह से लिखते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार हो जाएगा। लेकिन आपका ज्ञान भी तो बढ़ा है इतने दिनों में, आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ा है, आप अधिक लिख सकते हैं। तो उत्तर लेखन से बिल्कुल भी मत घबराइए। उत्तर लेखन एक ऐसी कला है जो आपको 10 से 15 दिनों में आ जाएगी। मेन तो कंटेंट होता है कि अगर आप चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको अगर आप जान रहे हैं तो फिर उत्तर लेखन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन उसको ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल हल्के में लेना है कि जाके एग्जाम में लिखेंगे, नहीं, वैसा नहीं। 10 से 15 दिन अगर आप उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं, अगर 2 प्रश्न को भी पर डे लिखते हैं और 15 दिन होते होते आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि अब कोई भी प्रश्न आएगा हम लिख लेंगे। लेकिन लिख लेने के लिए क्या चाहिए? आपके पास कंटेंट चाहिए। और कंटेंट कैसे आएगा? आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अपक्षय, वृहत अपशिष्टन, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अपरदन, निक्षेपण, मृदा निर्माण, भूदृश्य चक्र, डेविस और फेंक के विचार। उसके बाद वायुमंडल का संगठन किस प्रकार है, ठीक है, संरचना और स्तरीकरण, वायुमंडल के बारे में पढ़े हैं ना। उसका संगठन में नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन कितना % है, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सा ये है, मतलब मंडल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ये सब पढ़े हैं, इसके बारे में जानना है। सूर्य ताप और पृथ्वी का
बजट, ठीक है। तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण, तापमान जो होता है उसका क्षैतिज वितरण किस प्रकार से, किधर जाने से टेम्परेचर कम होता है, किधर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ये क्षैतिज वितरण हो गया। ऊपर जाने से, नीचे जाने से, पहाड़ी क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, ये सारी चीजें हो गया आपका इसके अंदर तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण, तापमान का प्रतिलोमन। वायु राशि और वाताग्र, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात। उसके बाद देखो वाष्पीकरण और संघनन क्या है, ओस क्या है, पाला क्या है, कुहासा, धुंध और बादल। साथ ही साथ वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन और थानवेट का जो सिद्धांत है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए जल चक्र, महासागरों और समुद्रों में तापमान का वितरण और प्राप्तियां, लहर, ज्वार भाटा और धाराएं, महासागर तल के उच्चावच के लक्षण, ठीक है। ये पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आइए भारत का भौतिक और मानव भूगोल, ये भारत का भूगोल दिया हुआ है। रचना और उच्चावच और भू आकृतिक विभाग, अपवाह प्रणाली, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, ये सारी चीजें पढ़ना है। मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं, अपवाह प्रणाली पढ़ना है आपको। भारतीय मानसून कैसा है, क्रियाविधि, आगमन और निवर्तन, जलवायविक प्रकार, ठीक है। हरित क्रांति और भारत के प्रमुख फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव, आराम से लिख सकते हो। खाद्य संकट भारत में किस प्रकार है। प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, वन्य जीवन संरक्षण, जैव मंडल रिजर्व, ये सारा पर्यावरण के अंतर्गत आ गया आपका। हालांकि एनवायरनमेंट का कुछ सेक्शन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, वनों के कितने प्रकार होते हैं, उसका वितरण किस प्रकार से है ना। वन्य जीवन संरक्षण, जैव मंडल रिजर्व। मृदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ICAR के अनुसार, और उनका वितरण, मृदा अवनमन और संरक्षण, सभी का मतलब बताया जाएगा आपको। प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन, ये सब कैसे आते हैं, क्या कारण होते हैं इसके आने के, है ना। इसके आने से जो नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ये सारी चीजें जाननी पड़ती है आपको। जनसंख्या वृद्धि, विवरण और घनत्व, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ यहां पर आयु, लिंगानुपात भारत में अलग अलग जो है राज्यों का। ग्रामीण नगरीय संगठन, है ना, मतलब ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। पिछले बार प्रश्न भी पूछा गया था कि आजादी के बाद तेजी से जो नगरीकरण भारत का हुआ उसका क्या कारण था, ठीक है, उसको सकारण व्याख्या करें, लिखा हुआ था। उसके बाद देखिए जनसंख्या, वातावरण और विकास, बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण, नगरीय, नगरीय आकारिका, नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण, भारत में मानव बस्तियों की समस्याएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। अब उसके अलावा भूगोल का एक और खंड है भारत में, भारत के प्राकृतिक संसाधन और विकास और उपयोग, ठीक है दोस्तों। झारखंड का भूगोल भी पढ़ना है। देखिए इसमें क्या क्या है, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन में सामान्य भू उपयोग, भूमि का जो सामान्य उपयोग होता है। कृषि भू उपयोग, कृषि में उपयोग। प्रमुख फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, जूट, गन्ना, रबड़, चाय और कहवा के लिए भौगोलिक दशाएं किस प्रकार होनी चाहिए, उसका विवरण पढ़ना है। जल संसाधन, जल संसाधन में देखिए जल की उपलब्धता, उद्योग तथा दूसरे उद्देश्यों से इसका उपयोग, सिंचाई, जल संकट, वर्षा, जल की खेती की संरक्षण विधियां, है ना, मतलब खेती में जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। सांभरण प्रबंधन, भूमिगत जल प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद देखो खनिज और ऊर्जा संसाधन, वितरण और उपयोग। इसमें धात्विक खनिज में लौह अयस्क हो गया, तांबा, बॉक्साइड, मैंगनीज। उसके बाद अधात्विक और पारंपरिक खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
मतलब खनिजों और ऊर्जा का वितरण और उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार किया जाता है। जल विद्युत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा के स्रोत और उसका विवरण और संरक्षण। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आ जाओ आगे, उद्योगों का विकास। उद्योग का विकास में उद्योग का प्रकार किस किस प्रकार का होता है, उद्योग के अवस्थापन के कारण कौन कौन से होते हैं, है ना। कहीं पे उद्योग अधिक है, कहीं कम है। कुछ चयनित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, गन्ना और पेट्रोलियम रसायन का विवरण, कहाँ कहाँ किन किन भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग हैं और उसके बदलते प्रतिरूप। वेबर का उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत, आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता। ठीक है, उसके बाद देखिए परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सड़क, रेल और जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, भारत में विश्व व्यापार का बदलता प्रारूप। ये चलिए अब झारखंड के भूगोल में जो कि आप लोग पढ़ ही रहे हो, भूगर्भिक इतिहास, भू आकृतियां, अपवाह, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वन, कृषि, सिंचाई, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, झारखंड के खनिज संसाधन, उसका निष्कर्षण और उपयोग, जनसंख्या में देखना है वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनजातीय जनसंख्या, उनका वितरण, जनजातियों की समस्याएं और जनजातीय विकास की योजनाएं, उनके रीति रिवाज, संस्कार, त्योहार। ठीक है, औद्योगिक और नगर विकास, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्याएं। तो ये था दोस्तों सिलेबस। ठीक है, जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि पिछले बार जो मेंस के प्रश्न पूछे गए थे इसमें वो क्या पूछे गए थे, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए टाइम 3 घंटे का 200 मार्क्स का है। इसमें वही चीज सारी चीजें लिखी हुई जो आपको मैंने समझाया था। ये शुरुआत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक दो प्रश्न देख लीजिए आपको आइडिया लग जाएगा। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हरा करके आत्मसात किया था। फिर देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था बताइए, आप लोग को पता है तो। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जो 10 प्रश्न इतिहास में पूछा गया था। ठीक है, झारखंड के भी प्रश्न है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। उसके बाद देखो बंगन मांझी नेता थे, किस आंदोलन के नेता थे। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना था, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 2, 3, 4, 5 इन 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न लिखने थे। ठीक है, पहला यहाँ पर देख रहे हैं, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, अगर आप चोल शासन को अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग आराम से बता सकते हो उनकी स्थानीय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, उनकी क्या मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसका वर्णन करना था 400 वर्ड में। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, देखो जब आलोचनात्मक परीक्षण लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज को इस प्रकार लिखना है कि उसमें आपको थोड़ा आलोचना भी करना है। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सांकेतिक मुद्रा नीति था उसके क्या क्या नेगेटिव पहलू थे। ठीक है, उसके नेगेटिव पहलू को इंक्लूड करके व्याख्या करना है। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं आलोचनात्मक व्याख्या। उसके बाद देखिए बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, अभी मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन सिलेबस में स्पष्ट तौर पे मेंशन है, तो इसमें से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं।
बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, मतलब आपको इसमें भी नेगेटिव पहलू दिखाना है कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की जो भूमिका थी ये तो आप बताओगे ही, है ना। बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन के बारे में भी आप टर्म उसमें डिस्कस करोगे, लिखोगे, उसमें भारत की भूमिका भी लिखोगे और साथ ही साथ उसके नकारात्मक पहलू को भी आपको उसमें इंक्लूड किया करना होगा, जो कि आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग बैच में जुड़िएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, कैसे आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, तो ये प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे इतिहास खंड में। उसी तरह आप देख सकते हैं भूगोल का भी कुछ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव भी है, कुछ है, आर्द्रता परिणाम है, किसका परिणाम है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है ना, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति कहाँ है, देख रहे हो ना। निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी में जो सवाल पूछे गए हैं डिस्क्रिप्टिव, उसको भी देख लीजिए थोड़ा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार से प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को देख सकते हैं, जैसे भूकंप का पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, और भूकंप अगर आप पढ़े हैं तो दोनों को रिलेट कर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूकंप जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो जिस प्रकार से है उसी का प्रभाव होता है भूकंप। ठीक है, उसमें कई कारण होते हैं भूकंप में, जो बताया जाएगा आपको कि भूकंप के कौन कौन से कारण होते हैं। तो दोनों को रिलेट करके यहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या करें। तो इस तरह से सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगर आप अभ्यास करते हैं निरंतर और कंटेंट पढ़ते हैं, चीज़ों को जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको विस्तार से समझते हैं, उसके बाद अभ्यास करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और अच्छा आंसर कैसा लिखा जाता है इस पर भी हम लोग सेशन लेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा करके सेशन लेंगे कि अच्छा उत्तर कहते किसको हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, कितना लंबा है, और लंबा से मत घबराइए। टॉपिक बहुत सारे मेंशन किए हुए हैं, आराम से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाइए और आपका ख़त्म भी हो जाएगा आराम से, और उसके बाद आप लोग अच्छा से तैयारी कर भी लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि उस प्रकार की वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊंगा। डेमो क्लास के तौर पर अभी आएगा आपका वीडियो, पहले सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद डेमो क्लास के तौर पे कुछ टॉपिक्स के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब में, और साथ ही साथ आपको उसमें क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन का कैसा स्टैंडर्ड आंसर होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग भी हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर 7070802808 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।